नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि के दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में सरकार द्वारा ठेकेदारों पर 5 गुना रॉयल्टी लगाए जाने के बाद जो हंगामा है वो खत्म नहीं हो रहा है। लगातार ठेकेदार जो है काम रुकवा रहे हैं। उधर सरकार इस फैसले से पीछे नहीं हट रही। इसी पर आज बात करेंगे। सरकार नहीं मानी ठेकेदारों की मनमानी। पांच गुना रॉयल्टी बढ़ाए जाने का विरोध जारी है। ठेकेदारों ने आज भी राजधानी में राजपुर रोड, सहस्त्रधारा समेत कई जगह जबरन कार्य रुकवाया। इस दौरान किशन नगर सिरमौर मार्ग में ठेकेदार और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। लोगों का आरोप था कि ठेकेदार ज्यादती कर रहे हैं। इस तरह काम रुकवाना सही नहीं है। इन्हें सरकार के आगे अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं ठेकेदारों का कहना था कि पिछले 15 दिनों से ठेकेदार हड़ताल पर हैं, लेकिन कई जगह कुछ ठेकेदार कार्य कर रहे हैं जिन्हें रुकवा दिया गया है। ठेकेदार प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी हैं और ये सरकार को भी मानना चाहिए। लेकिन अब नए नए कानून लाकर ठेकेदारों को परेशान तो किया ही जा रहा है, वहीं ये ठेकेदारों पर सरकार उत्पीड़न कर रही है। इसके अलावा जो खानापूर्ति खनन पट्टाधारक को पूरी करनी पड़ती है वो ठेकेदारों को पूरी करनी पड़ेगी, अन्यथा उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि ठेकेदारों के साथ अन्यायपूर्ण है। और जब तक सरकार 5 गुना रॉयल्टी बढ़ाने का आदेश वापस नहीं लेती, तब तक कोई भी काम वे नहीं होने देंगे। चर्चा आज इसी पर। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ठेकेदारों का आंदोलन इतना उग्र हो चला है कि पूरे प्रदेश में 15 दिनों से कोई भी ठेकेदार किसी भी स्तर पर काम नहीं कर रहा। साथ ही जो चोरी छुपे से ठेकेदार काम कर भी रहे हैं, तो ठेकेदार संगठन के लोग उस काम को जाकर रोक रहे हैं और अपनी मांगे पूरी न होने तक निर्माण कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। ठेकेदारों की सरकार से यही मांग है कि 5 गुना रॉयल्टी बढ़ाने का आदेश जब तक वापस नहीं होगा, तो यह आंदोलन लगातार इसी तरीके से उग्र होता जाएगा। आज 15 दिन से सारे प्रदेश के ठेकेदार हड़ताल पे हैं और सभी ने अपने अपने कार्य को रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ हमें सूचना मिली कि यहाँ पर कोई ठेकेदार जो है कार्य कर रहा है, तो आज हमारे पूरे देहरादून के जितने भी ठेकेदार हैं सब सारी संख्या में आकर के इसका काम रुकवाया गया। जब नहीं माने गए तो हमने इसको जो कार्य किया था उसको गिरा दिया है। और अगर अभी तक जब तक ठेकेदारों की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम जो है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देहरादून राजधानी के अंदर कोई भी काम नहीं करने देंगे। कल हमने राजपुर रोड पे पेच का काम रुकवाया है और हमने विभाग को कह दिया कि पेच का काम तब तक नहीं होगा जब तक हमारी मांगे को 5 गुना जो रियलिटी है उसको वापस ना करेंगे। ठेकेदार हैं जो लगातार मतलब काम कर रहे हैं चुपके ताकि पता न चले, और ये है कि पता तो चल ही जाता है कि काम हो रहा है। और 10 दिन से डेली पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं, और जो ग्रुप हमारा ठेकेदार कल्याण समिति उसके माध्यम से भी हम जो है मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी ठेकेदार काम नहीं करेगा जब तक हमारा जो है समस्या का समाधान नहीं हो जाता। लेकिन कुछ ठेकेदार जो है चुपके काम कर रहे हैं, कुछ विभाग के दबाव में या अपने पर्सनल वो दिखाने के लिए कि हाँ जी हम काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं, तो वो गलत बात है। वो काम हम रुकवाने आए और काम जो है निश्चित तौर पर बंद होंगे। पूरे प्रदेश के ठेकेदारों ने काम बंद कर रखे हैं। छुटपुट कहीं पे जो है ये लग रहा है कि हाँ कुछ ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनको हम जबरदस्ती बंद करवा रहे हैं। ठेकेदारों की मनमानी के चलते आम जनता को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजधानी में चल रहे निर्माण कार्यों को जबरन बंद कराने पर स्थानीय लोग और पार्षदों में ठेकेदारों के बीच नोकझोंक भी हो रही है। तो स्थानीय पार्षदों का कहना है कि इस तरीके की गुंडागर्दी और सरकारी आम जनता का पैसा ठेकेदार ऐसे ही व्यर्थ ना करें। आपकी जो मांगे हैं वह आप सरकार से बात करें। कार्य चल रहा था जिसको कि कुछ ठेकेदार जो गुंडे टाइप के लोग थे उन लोगों ने आकर के तोड़ा है और यहाँ पर बनी हुई नाली को उन्होंने तोड़ा है। मैं इसका घोर भर्त्सना करती हूँ कि उन्हें इस तरह से काम नहीं करना चाहिए था। बनी हुई नालियों को नहीं तोड़ना चाहिए था। जनता का पैसा है, ये किसी वैसा पैसा नहीं है। इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। 10 दिनों से इनकी हड़ताल चल रही है, तो यूनियन का मामला है। अब ये जो इनका यूनियन का मामला है, इनको यूनियन में निपटाना चाहिए था। इनका जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ जो भी मनमुटाव चल रहा है उसको वहीं दूर करना चाहिए था। जनता के बीच में आकर के काम जो हो रहे हैं, जनता के इतनी मुश्किल से बरसात के समय में उन कामों को आकर के तोड़ना इस तरह से, ये तो सही बात नहीं।
भाजपा का मानना है कि ठेकेदारों की सभी मांगों पर जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि लगातार ठेकेदार सरकार के संपर्क में है और हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात हुई है। निर्माण कार्य बाधित न हो, इसके लिए जल्द से जल्द सरकार कोई बेहतर निर्णय निकाल कर इस आंदोलन को खत्म करेगी। ठेकेदारों का शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला है और संबंधित मंत्री जी से मिला है। इस पर बात चल रही है। निश्चित रूप से बीच का रास्ता निकाला जाएगा और रिलीफ के लिए हमारी सरकार है। किसी भी प्रकार से किसी को कोई परेशानी न हो, एक बेहतर सरकार, एक बेहतर सुशासन देना हमारी सरकार की प्राथमिकता। इस पर जल्द ही अच्छा निर्णय उत्तराखंड की सरकार लेने वाली है। वहीं अब यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भी बनता चला जा रहा है। ठेकेदारों की मांग को लेकर कांग्रेस भी समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि सरकार इन ठेकेदारों पर जाति कर रही है। 5 गुना रॉयल्टी फीस बढ़ाकर इन ठेकेदारों का शोषण किया जा रहा है। जल्द ही सरकार को इनके ऊपर से रॉयल्टी हटा देनी चाहिए, नहीं तो प्रदेश में हो रहे निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले इन ठेकेदारों की वजह से काम बाधित होंगे। देखिए, जो प्रदेश के ठेकेदार बंधु हैं, उन्होंने जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है। सरकार ने जो 5% का अतिरिक्त GST अतिरिक्त रॉयल्टी लगाई है, वो बिल्कुल ही गलत तरीके से रॉयल्टी लगाई है। वो ठेकेदारों का शोषण कर रही है। अगर आपने रॉयल्टी लगानी थी तो आप तरीके से रॉयल्टी लगाते, या उसका कोई न कोई दूसरा तरीका भी हो सकता था, लेकिन आप ठेकेदार के सिर पर सब कुछ क्यों लादना चाहते हैं? ठेकेदारों का शोषण, जो लोग निर्माण कार्यों में जुड़े हैं, बुरे वक्त में आपके काम लगते हैं, सरकारी कामों को संपादित करने का काम करते हैं, उनको समय पर निपटाने का काम करते हैं, अगर इस तरीके से उत्पीड़न करेंगे तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। प्रदेश में ठेकेदारों की भूमिका छोटे से लेकर बड़े कामों को करने की अब तक महत्वपूर्ण रही है। जिस तरीके से लगातार रॉयल्टी फीस पर बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर ठेकेदार और सरकार फीस बढ़ोतरी पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। अगर सरकार इन ठेकेदारों पर इस तरीके की वसूली करती रहती है तो ठेकेदारों का भविष्य अंधकार में होगा, जिसमें छोटे ठेकेदार तो इसकी भेंट चढ़ जाएंगे, लेकिन बड़े ठेकेदारों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। 15 दिन से चल रहे ठेकेदारों के आंदोलन की आग अब जमीनी स्तर पर लगनी शुरू हो गई है। अगर सरकार ने इस पर जल्द ही कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश में चल रहे सरकारी निर्माण कार्य बाधित होंगे। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो रॉयल्टी बढ़ाए जाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। ठेकेदार 15 दिनों से हड़ताल पर हैं। अब वो काम भी रुकवाना शुरू कर चुके हैं। तो जो विकास को मजबूती प्रदान करने की बात कही जाती है, वो कहीं ना कहीं अब खतरे में है। अब कैसे बात बनेगी, लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार का जो मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर चुका है प्रतिनिधिमंडल, उसके बाद भी अभी तक बात नहीं बन पा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको उनसे परिचय करा देते हैं। कमलेश उनियाल है, बीजेपी प्रवक्ता है। कमलेश जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा सुरेंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। विपिन खन्ना है आम आदमी पार्टी से। विपिन जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ यूकेडी के वरिष्ठ नेता पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीसी थपलियाल जी, आपका भी स्वागत है। और राजेंद्र सिंह कुंवर, महासचिव देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति, भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत कमलेश जी आप ही से करेंगे। कब ये जो आपस में विरोध है ठेकेदार और सरकार के बीच, क्या खत्म होगा? क्या सरकार बीच का रास्ता निकालेगी, या फिर जो विकास कार्य हैं उनको रुकवाने का काम जो ठेकेदारों की तरफ से किया जा रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो हमारी, अगर हम लोग जो राजस्व की तरफ बात करते हैं तो उसके मुख्य स्रोत हैं, जिसमें माइनिंग इंडस्ट्री एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। उसके अलावा पर्यटन हो गया, आपका अवकारी हो गया लिकर से रिलेटेड। लेकिन अगर देखा जाए तो जो रॉयल्टी का इशू है, वो रॉयल्टी का इशू कोई नया नहीं है। रॉयल्टी माइनिंग इंडस्ट्री 3 सेक्टरों में जो हमारी सरकार है, 3 जगह से इसमें माइनिंग होती है। जैसे वन निगम हो गया, गढ़वाल विकास निगम हो गया, और उसके अलावा आप देखोगे तो जो निजी नाप भूमि के पट्टे होते हैं, जिसका आवंटन होता है या टेंडर होता है, एक प्रक्रिया होती है सरकार की। एक अभी 2016 में नई खनन नीति 17-18 में खनन नीति बनी थी, जिसके तहत ये होता था। उसके प्रावधान के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति, जो बेस प्राइस है जो रॉयल्टी का, वो अगर हम उसको टन में मानते तो 70 रुपए है।
उस टन पे 70 रुपए की जो बेस प्राइस है, उस बेस प्राइस पे फिर आपका 2.5% जो है वो आपका सेस लगता है। उसके अलावा 25% उसमें आपका ये खनन, जिला खनन जो अपना फाउंडेशन है, जो मतलब गांवों में रोड बनाना, नलकूप लगाना, इस तरह के कार्यों में पैसा यूज होता है। उसके अलावा 15% रोड सुधार के रूप में होता है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये कुल मिलाकर के अगर हम इसको क्यूबिक टन में मानते हैं तो 152 या 62 के करीब बैठता है अगर पूरा देखा जाए। अब इसमें होता क्या है कि कंडीशन क्या है कि इसके अंतर्गत जैसे सपोज करो किसी ठेकेदार ने पीडब्ल्यूडी में ठेका लिया और उसने पुस्ता बनाना है, पुस्ते बनाने के लिए उसको पत्थर चाहिए। अब पत्थर क्या है कि जब वो पत्थर लेता है तो पत्थर क्या है, वो नदी अगर बनाना है या किसी रोड की तो वहां की कटिंग होती है और वहीं का पत्थर वहीं लगता है। सरकार उसमें ये कह रही है, जो हमारा होता आ रहा है, आप अगर देखेंगे जो ठेकेदार है, आपने कहा कि हमारे साथ अनुभवी ठेकेदार जो संघ के आ रखे हैं उनको भी जानकारी होगी। तो रॉयल्टी जैसे अगर सपोज करो तो उसमें क्या होता था कि उसमें ये लोग जैसे जो पत्थर तो लग गया, लेकिन उसकी रॉयल्टी के रूप में सरकार इनके ऊपर बोलती कि भाई अगर आप रॉयल्टी जमा नहीं करोगे बिल के साथ तो उसके हिसाब से हम वो पहले स्वतः ही करती थी और कई लोगों की नहीं करती थी। लेकिन जो सामान, जो माल इंडस्ट्री से आता था, जो माइनिंग इंडस्ट्री है, जैसे सैंड हो गया या गिट्टी हो गई, जो क्रैश होके आता है या डस्ट हो गया, उनका ऑलरेडी जीएसटी लग करके आता है और रॉयल्टी कट करके आती है, तो उसका तो रॉयल्टी पूरी जमा हो जाती है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत टेक्निकली है कि सरकार ने, जो सरकार का, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा इसमें अनुभव के मेरे संज्ञान में अभी ये विषय आया था तो थोड़ा मैंने अपने हिसाब से पूछा, तो जानकारी के हिसाब से तो मुझे है कि सरकार का ये कहना, सरकार ने 5 गुना रॉयल्टी नहीं की, रॉयल्टी की जो बेस प्राइस है आज भी उत्तराखंड के अंदर 70 रुपए टन है। ये थोड़ा समझने वाली बात जी। उसके बाद उसमें पर्यावरण, जो अपना पर्यावरण खनिज संपदा, उसका रोड सुधार हो गया। उसके अलावा डीएमएफटी बने, जिला खनन फाउंडेशन, ये जो कार्यों में पैसा लगता है ये जुड़ करके बढ़ जाता है और ये लमसम जो बैठता है, अगर कैलकुलेशन में जाएंगे तो 152 रुपए क्यूबिक मीट्रिक टन के हिसाब से बैठता है रॉयल्टी। अब जो सामान आप यहाँ पे ठेकेदार लगाता तो उसकी रॉयल्टी वो जमा करेगा, क्योंकि वो सरकार की अपनी है। भाई आप पत्थर निकाल रहे हो, तोड़ रहे हो, तो उसकी रॉयल्टी जमा करे तो सरकार अपने हिसाब से उनको, अगर वो रॉयल्टी नहीं जमा कर पाएगा तो उस रॉयल्टी का 5 गुना अर्थदंड के रूप में उससे लिया जाएगा। ये जहां तक समझने वाली स्थिति है। लेकिन इसके ऊपर भी हमारी जो सरकार में आज इनको मुख्यमंत्री से डेलीगेशन मिला, हमारे विधायक लोग भी इसमें इनके पक्ष रखते, क्योंकि एक क्रम है विकास का, जो जितने भी हमारे ये ठेकेदार व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे उत्तराखंडी लोग हैं या उत्तराखंड से है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को किस तरह से राजनीति, इसमें विचार सरकार कर रही है और चर्चा भी कर रही है। लेकिन अगर इसको अगर इस तरह से प्रमोट किया जाए, सब 5 गुना, कमलेश जी आपका कहना है कि जो 5 गुना रॉयल्टी बढ़ाई जाने का जो बात की जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रॉयल्टी 70 रुपए टन ही है। अगर लेकिन उसमें एक्सेस, जो एक्सेस चार्ज रख करके उसकी 152 रुपए होता, वो जमा करते थे पहले भी, जो भी ठेकेदार होते थे वो जमा करते थे। लेकिन जो नहीं जमा करेगा उस पे अब कोई चोरी करके पत्थर लाएगा और पुस्ता बना देगा, तो वो तो क्षति है ना राजस्व की। अगर वो 152 रुपए आप बता रहे हैं वो नहीं जमा करेगा, जैसे पहले नहीं जमा करते थे तब भी तो आप पेनल्टी लेते थे, तब पेनल्टी नहीं लेते थे? नहीं, उस कंडीशन के अंदर अगर ऐसा है कि सपोज करो कि जैसे कि आपने टेंडर में आपने अपने बिल सबमिट किए, बिल में आपने रॉयल्टी भी सबमिट कर दी कि भाई इतनी रॉयल्टी मैंने यहाँ से करी। भाई साहब आपकी बिलों में अगर रॉयल्टी सबमिट नहीं होगी तो जो उसके कॉस्ट का 5 गुना जमा होगा। यानी कि आपको ये टोटली जो ट्रांसपेरेंट नीति के तहत, ताकि जो खनन व्यवसाय, खनन जो माल खरीदेगा ठेकेदार, वो जो सरकार द्वारा आवंटित खनन क्षेत्र है या अपने लॉट है वहीं से लेगा, कहीं बाहर से उठा करके या कहीं से अनलगन उसको यूज ना करे। इसी की ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकार ने कदम बनाया। लौटेंगे आपके पास, और भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं। सुरेंद्र जी, जैसा कि कमलेश जी का कहना है, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि 5 गुना रॉयल्टी कर दी गई, रॉयल्टी वही है, लेकिन अगर आप नहीं जमा करेंगे तो फिर 5 गुना जो पेनल्टी है वो आपको देनी होगी।
वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ठेकेदारों को शोषण किया जा रहा है। कमलेश जी तो मेरे बड़े प्रिय अनुज हैं और बड़े भले व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी बात निश्चित रूप से सरकार का पक्ष रखा, इसे रखना भी चाहिए, पर विरोधाभास है। एक तरफ तो कमलेश जी कह रहे हैं कि सरकार जो है इस पर विचार कर रही है कि क्या करना है, दूसरी तरफ इस स्कीम को, इस योजना को सही भी बता रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो ठेकेदार हैं कोई विदेश से तो आए हुए नहीं है, यहीं के लोग हैं और ये विकास की चक्र को घुमाने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले भी ये लोग हड़ताल पर गए थे, पुराने रेट पर इनको जिन लोगों ने टेंडर भरे हैं और आज सीमेंट का, सरिये का, पत्थर का, बजरी का इतना भारी रेट हो गया है, ये लोग कैसे इस काम को करेंगे, सरकार के काम को। इनके सामने तो पहले ही भूखे भरने की नौबत आ रखी थी। उस समय भी इन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंत्रीगणों से, भाजपा के तमाम नेताओं से अपनी गुहार लगाई थी। अभी वो हल भी पूर्णतः नहीं निकला है। अब 5 गुना रॉयल्टी लगाकर आप करने क्या जा रहे हैं? अरे आम आदमी की कमर तो आपने महंगाई से पहले ही तोड़ दी सरकार ने। मकान बनाना आज मुश्किल हो गया है आम आदमी को। रेत बजरी के जो दाम हैं वो क्या दाम है, लेबर का क्या रेट है, और यदि आम आदमी, छोटा आदमी मकान नहीं बना सकता, छोटा ठेकेदार को आप काम देना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहां से रॉयल्टी देगा, कहां से इतना हिसाब रखेगा। निश्चित रूप से सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों की मंशा बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की है, छोटे ठेकेदारों को कुचलने की है, जिससे वो काम छोड़कर भाग जाएं। और ये बड़ा भारी शोषण जो है इन ठेकेदारों के साथ है। हमारे तमाम उत्तराखंड के हमारे नौजवान भी कुछ ठेकेदार लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री से भेंट भी करी है, आश्चर्य है मुख्यमंत्री से भेंट के बाद भी हल नहीं निकल रहा है। और सरकार में बैठे हुए लोग, इनके विधायक लोग, इनके नेता लोग कह रहे हैं कि हम हल निकाल रहे हैं। हमारे भी मुख्यमंत्री से ये आग्रह है कि आप इनके साथ बैठिए, इनकी समस्याओं को सुनिए और जो हल निकालना है निकालिए। बरसात का सीजन है, उससे पहले रेट बढ़ने की वजह से तमाम काम रुके पड़े थे। अब बरसात आ गई है, आपके पास समय कितना है, कुछ दिनों में सर्दियां आ जाएंगी। आपके विकास का जो चक्र है पहले ही जो है अवरुद्ध हो रखा है, आप अपने विकास के चक्र को पुनः अवरुद्ध करने जा रहे हैं। मेरा तो सरकार में बैठे हुए तमाम लोगों से ये आग्रह है कि आप ऐसा रास्ता निकालिए कि इस समस्या का हल शीघ्र हो सके। हमारे ठेकेदार भाई जो है वो हमारी भी कोशिश है कि बीच का हल जिम्मेदार समाज है। बहुत जरूरी है बीच का रास्ता किसी भी तरह से निकाला जाए, ताकि जो विकास की गति है वो धीमी ना पड़े, और सबका यही सोचना है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि जो छोटे ठेकेदार हैं, इस फैसले के बाद छोटे ठेकेदारों का जो काम है वो खत्म हो जाएगा, और ये जो फैसला है सीधा सीधा बड़े ठेकेदार जो हैं, कुछ चुनिंदा कंपनीज, उनको फायदा पहुंचाने की दिशा में देखा जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, और हम बात करें सरकार के उस फैसले की जिसका विरोध अब और तेज हो गया है। बीते 15 दिनों से ठेकेदार जो हैं हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि सरकार इस फैसले को तुरंत वापस करे। जो 5 गुना रॉयल्टी की बात कही जा रही है, इसका सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ने लगा है। जो विकास कार्य इस वक्त हो रहे हैं उनको रोका जा रहा है,
और कई जगह तोड़फोड़ की बात भी सामने आई है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसका हल कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पीसी थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी के। आप पीसी थपलियाल जी, आप ही के पास आएंगे। सर ये कहा जा रहा है जो छोटे ठेकेदार हैं उनको सीधा इसका नुकसान होगा, इसका असर पड़ेगा। जो बड़े ठेकेदार हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश में ये फैसला है। क्या नजरिया है, क्या सोचना है सर आपका? पीसी थपलियाल जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। पीसी थपलियाल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हम चाहेंगे एक बार आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। वापस कोशिश करेंगे पीसी थपलियाल जी से जुड़ने की। हमारे साथ लौटेंगे कमलेश जी आपके पास। और भी खास लोग हमारे साथ बने हुए हैं, आपको मौका देंगे। आम आदमी पार्टी से विपिन खन्ना जी हैं। विपिन खन्ना जी, क्या नजरिया है, क्या सोचना है आम आदमी पार्टी का ये जो पूरा मसला है? क्योंकि विकास जो है उसकी गति पर असर पड़ रहा है, विकास कार्य जो है उसे रोका जा रहा है ठेकेदारों की तरफ से। शैलेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। शैलेंद्र जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे बड़े भाई कमलेश जी बैठे हुए थे, तो वो ठीक से पक्ष रख नहीं पा रहे थे सरकार का। वो मेरा मानना है वो समझा नहीं पा रहे हैं कि ठेकेदारों की इसमें भलाई है, कि इसमें ठेकेदारों को बर्बाद करने का सरकार का षड्यंत्र है। इसका बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी जनता की भलाई के लिए योजनाएं लाती है वो जनता को समझा नहीं पाती है। इनको बार बार योजनाएं तो बढ़िया रहती है ना, में कोई कमी रह जाती है। देखिए, मेरे को टोकिए मत बीच में, ठीक है? मैं इसमें साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि छोटा व्यापारी कैसे खत्म होगा और पूंजीपति उस पर कैसे राज करेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति कैसे बर्बाद होगा, उसकी नौकरी कैसे जाएगी, वो पूंजीपतियों का गुलाम कैसे होगा। किसानों की जमीनों को हड़पने का इन्होंने जब प्रयत्न किया, किसानों के सामने इनकी एक नहीं चल पाई, लेकिन इन्होंने बड़े जब 700 किसान उसमें शहीद हो गए उस आंदोलन में, तो इन्होंने बड़े आराम से आके कह दिया कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है। ऐसे ही अब इनकी नजर ठेकेदारों पे है। अब समझने वाली बात यह है कि छोटे ठेकेदार के ऊपर 5 गुना रॉयल्टी लगाना वो कहां से उसकी पूर्ति कर पाएगा? ये केवल और केवल जो षड्यंत्र है, ये छोटे ठेकेदार को खत्म करने का षड्यंत्र है। क्योंकि जितना भी बोझ उस छोटे ठेकेदार पे पड़ेगा, बड़ी जो कंपनी है उसको ठेका मिलेगा। तो सीधा सीधा मैं इस पे कहना चाहूंगा कि ये सीधा सीधा बड़े ठेकेदार, मैं जवाब दूंगा भाई साहब इसका। उनको लेकिन विपिन जी, अभी आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला करती है, कोई भी योजना लाती है, उसको ठीक तरह समझा नहीं पाती है। अब आप कह रहे हैं इसका जो फायदा है वो बड़े लोगों को मिलेगा, ये कहना है आपका? मैं लौटेंगे कमलेश जी, आपके पास आएंगे, आपका रिएक्शन लेंगे। विपिन जी बिल्कुल छोटा ठेकेदार जब खत्म होगा तभी बड़ी कंपनियों को काम मिलेगा। इसका उदाहरण हमारे पास है। इसका बड़ा उदाहरण क्या हुआ? हिंदी खबर वालों को क्या बोला? छोटे व्यापारी को, छोटे ठेकेदार को कभी काम नहीं मिला है। छोटा ठेकेदार खत्म हो गया है। जितना भी काम मिला बड़ी कंपनियों को मिला। इस पर उत्तराखंड में ठेकेदारों ने आवाज भी उठाई थी, राजनीतिक दलों ने भी आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। एक भी छोटा ठेकेदार, इसका नाम बताइए, इसको ऑल वेदर रोड में काम मिला हो। ये केवल और केवल बड़े ठेकेदारों को उत्तराखंड में स्थापित करने का एक मात्र षड्यंत्र है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे विपिन जी। और कमलेश जी, आपका रिएक्शन लेंगे। कमलेश जी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ पीसी थपलियाल जी जुड़े हैं, उनका नजरिया जानना बहुत जरूरी है। पीसी थपलियाल जी, अगर आपको आवाज आ रही है, हम चाहेंगे आप अपनी बात कह सकते हैं। थपलियाल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार आप अपना जो फोन है उसको अनम्यूट कर लें। यस, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम कानूनी दृष्टि से देखें इस बात को, तो ये जो समस्या है इसके आगे ठेकेदार नहीं टिक पाएंगे कानूनी तौर से। और इस चीज को, क्योंकि अभी तक हमने देखा है
कि ठेकेदारों का और नेताओं का चोली दामन का साथ रहा है, क्योंकि जो ठेकेदारी हमारे राज्य में संचालित होती है वो विधायकों के आदमी, नेताओं के आदमी, पार्टियों के आदमी, मंत्रियों के आदमी, इस तरह से ठेकाओं का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 22 साल में आज दिन तक यहाँ की सरकारें एक ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाए हैं कि जिससे ये ठेकेदारी जो समस्या है ये व्यवस्थित हो जाए। आज इनकी कुव्यवस्था के कारण ये समस्या एक भस्मासुरी समस्या बनकर इनके सामने आ गई है और इस समस्या को निपटाना खनन का एक नियमन कानून बन चुका है। तो उसको दो दृष्टि से हम नहीं देख सकते कि ये खनन ठेकेदार कर रहा है तो इसको हम सस्ता दे दें, और ये खनन पट्टाधारी कर रहा है जो बेच रहा है, जो व्यापार कर रहा है, उसको अलग महंगा दे। तो उनको तो एक ही तराजू होना पड़ेगा जो हम कोई समझा नहीं पा रहा है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए कि किस तरह से छोटे ठेकेदारों को एडजस्ट किया जाए, वो तो हमारे जो सुप्रीम पावर है इस देश की, उन्होंने उत्तराखंड में ही जो सीट, क्योंकि उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी है कि आज कोई मद्रास का ठेकेदार, कोई हरियाणा का ठेकेदार उत्तराखंड के अंदर काम कर रहा है, और जो छोटे ठेकेदार थे वो खत्म हो चुके हैं। अब उनके चेले यहाँ पे वही काम करते हैं जो उनका आका, दिल्ली वाला आका करता है, और उसी के मुताबिक वो काम करते हुए दिख रहे हैं मुझे। उन्होंने, हो सकता है कि उनको चंपावत के ठेकेदार यहाँ एडजस्ट करने हो सकता है कि कुमाऊं के ठेकेदार उनको एडजस्ट करने हो। ठेकेदार तो इनकी हाथ के लिए खटमल नहीं होता है, इस तरह से बदलते हैं लोग ठेकेदार। यहाँ पे कोई ठेकेदार एक परमानेंट व्यवसाय, परमानेंट ग्रुप नहीं है। उत्तराखंड में जो ठेकेदारी व्यवस्था चल रही है वो भाई भतीजे वाद के मुताबिक चल रही है। यहाँ पे जब हकीकत अब ठेकेदारी के अंदर झांकोगे तो ठेकेदार अभी इसी जनता के द्वारा ये राजनीति पिटवाएगी ठेकेदारों को। देखते रहना किस तरह से, क्योंकि मेरा लीगल, मैं अगर ठेकेदार हूं, मैं नहीं कह सकता कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अगर सरकार महंगा दे रही है ना लूं मैं ठेका, ये थोड़ी है कि धर्मशाला खोल रही थी सरकार ने। लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए था कि आज दिन तक जो लोग इस व्यवसाय के कारण जिनके परिवार पाल पोस रहे हैं उनके साथ अन्याय ना हो, लेकिन कमजोर नेतृत्व के जो पूते के बाहर है इन समस्याओं का हल निकालना। इसलिए ये समस्याएं भस्मासुरी समस्याएं बनकर इनको खाएंगी, निगलेंगी, नोचेंगी, और ये लोग, इनकी समझ में कुछ नहीं आएगा कि आगे क्या करें। हो सकता है इनमें कोई ठेकेदार, क्योंकि ये ठेकेदारी की लड़ाई मतलब जन लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई राजनीतिक नेताओं की आपसी गुटबाजी की लड़ाई है सर। गुटबाजी, ये वो पुराने का अनिल बलूनी का आदमी को दो, ये मतलब आपसी जो विवाद है, किस गुट को क्या फायदा पहुंचाया जाए, इस दिशा में कोशिश है। इस फैसले को भी इस तरह से देखा जा रहा है। आपके पास तक लौटेंगे राजेंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, वो ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे चूंकि महासचिव हैं देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति के। राजेंद्र सिंह जी, आपका क्या मानना है, क्या नजरिया है, ये जो फैसला है राजनीतिक दृष्टि से कितना अहम है, और इससे जो काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्या सिर्फ छोटे ठेकेदार प्रभावित हो रहे हैं, फिर जो बड़े ठेकेदार हैं उनके लिए की बड़ी समस्या है? राजेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा क्योंकि अभी तक जो कुछ डिस्कशन हुई उसमें हम कहीं खोके रह गए सर। नहीं, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा क्योंकि बाकी लोगों का सबको एक बार अपना नजरिया देने का मौका मिलता है हमारे मंच पे। नहीं, वो कोई बात नहीं, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दा है मैं उस पर बात करना चाहूंगा पहले से। जी। 22 जून 2022 को एक पत्र हस्ताक्षरित आया पंकज कुमार पांडे खनन सचिव का, जिसमें यह बताया गया कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 237 करोड़ का घाटा हुआ है, और साथ में उन्होंने उसमें जो खनन करने वाले हैं, जिनको खनन के पट्टे देते हैं, जो कुछ भी देते हैं, उनकी नियमावली और ठेकेदारों को साथ जोड़ दिया और कह दिया जो फॉर्म M11 और फॉर्म J नहीं देगा उसको 5 गुना रेवटी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए 30 जुलाई को पूरे प्रदेश के जो भी जितने अध्यक्ष है अपने अपने यूनियंस के, माननीय विधायक लैंसडाउन दिलीप सिंह रावत जी के साथ आए और हम लोग सीएम साहब से, माननीय सीएम साहब से मिले। माननीय सीएम साहब ने
जो सचिव वित्त है उनको निर्देशित करके उनके पास इस शिष्टमंडल को भेज दिया सर। वहां पर खनन सचिव भी आए और उनके सामने ये मुद्दा रखा गया कि जो खनन का है, पट्टे का है, इससे ठेकेदार को कोई लेना देना नहीं है सर। ठेकेदार तो जो काम करता है उसमें बाद में आऊंगा, उसकी रियल्टी ऑटोमेटिक कटती है सर। तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो उसके बाद सर 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक हमने इंतजार किया। 4 अगस्त को हमने जितने भी विधायक हैं, डीएम साहब हैं, इन सब के माध्यम से पुनः सीएम साहब को एक ज्ञापन प्रेषित किया कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, आप पूरे प्रदेश में ठेकेदार आक्रोशित है, आप इस कानून को वापस लीजिए और जैसे पहले था वैसे कर दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 3 दिन बाद हम पूर्णतया कार्य बहिष्कार करेंगे। 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो सर 8 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि पूरे प्रदेश में ठेकेदार कार्य बहिष्कार में जाएंगे। तो सर बात यहाँ अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, जो ये बात बता रहे थे ना, ठीक है उन्होंने थोड़ा बहुत बताया, ये बात सही है कि अब क्या होता है सर, पहाड़ों में विशेषकर वहाँ कोई क्वेरी नहीं होती। अब क्वेरी नहीं होती तो वहाँ पे जैसे कोई दीवार लगानी है, पैराफिट लगाना है, तो वहाँ बुनियाद खुदती है सर। अब बुनियाद खुदने के बाद जो भी मटेरियल वहाँ पे मिलता है, या इधर देहरादून में पहाड़ी एरियो में जब बुनियाद खुदती है या कॉमनली कहीं नदी किनारे बुनियाद खुदती है, पत्थर बजरी निकलती है, वो वहाँ पे लग जाता है सर। लग गया, उसके बाद उसकी एमबी विभाग करता है। अब ठेकेदार का कुछ नहीं लेना देना सर, ठेकेदार कहीं पे उसे जमा करने ही नहीं जाना, उसका एमबी बनती है। एमबी बनने के बाद मेजरमेंट होता है, जितने घन मीटर का उसका काम और का विभाग ऑटोमेटिक उतनी रियल्टी, जो कि लगभग 194 रुपये 50 पैसे अभी है, वो काट लेते हैं। उसमें इन्होंने एक डीएम फंड भी आजकल बना रखा, जब से कोविड चला। टोटल जितनी रियल्टी होगा उसका 25% और डीएम फंड भी उसमें काट लेते हैं। ठेकेदार को कोई शिकायत की तो ठेकेदार कहाँ चोरी कर रहा है और उसको खनन से क्या मतलब है सर? ठेकेदार को खनन से कोई मतलब नहीं। वो जवाब अगर आपकी बात पूरी होगी जवाब ले लेते कमलेश जी से सर। उसकी साइड में जो ठीक है प्लीज सर, ठीक है जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। का सामान मिला उसने वहीं लगा दिया। अब मुद्दा ये हो रहा है अभी, जो सिर्फ सिंपल सी बात है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा से ऐसा होता है, हमेशा ठेकेदार को जमा नहीं करना है सर, क्योंकि विभाग के पास पूरी नाप है। विभाग ने ऑटोमेटिक वो पैसा काट लिया रियल्टी का। अब ये बात ये हो रही है कि अगर फॉर्म M11 या J फॉर्म हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, ऐसी हालत में ठेकेदार 5 गुना कैसे जमा करेगा? मुद्दा यहाँ पे अटका हुआ है सर। जवाब दीजिए कमलेश जी कि जो मेजरमेंट कर लिया जाता है 194 रुपये 50 पैसे जो रेट बताया उस हिसाब से पैसे भी जमा कर लिए जाते हैं, 25% अलग से फंड दे दिया जाता है। फिर अलग से ये जो 5 गुना रॉयल्टी वाली बात है वो क्यों जबरदस्ती की जा रही उसको लेके? बोलूंगा वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के तहत जो हमारा लक्ष्य था 7,50,000 करोड़ रुपए राजस्व खनन से, उसके बाद उस वर्ष हमने 5,75,575 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त किया। उसका 2000 क्योंकि टारगेट के हिसाब से सरकार चलती है और उसी हिसाब से कलेक्शन होता है और उसी हिसाब से सारी प्रदेश को चलाया जाता है, जैसे मैंने पूर्व में भी इसका जिक्र किया था। 2022 और 23 का जो लक्ष्य है वो है 1,000 करोड़ का। अब इसके अंदर क्या है कि कई ऐसे ड्यू पॉइंट हैं, जैसे मैं इनकी बात है, राजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात रखी है, वाकई में ही है, लेकिन मैं वो उसी बात को जोड़ते हुए मैं आगे बता रहा हूँ। थोड़ा इसको अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो सबके समझ में भी आ जाएगा। इसके अंदर क्या है, जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें हमने 35 रुपए सरकार ने रॉयल्टी रखी हुई है, मैं उसके 35 रुपए है, और मैदानी क्षेत्रों में जहां पे माने माइनिंग क्षेत्र है, सब कुछ है, और क्योंकि बोल्डर आरबीएम ये चीज जो बह करके नीचे आती है यहाँ अवेलेबल हो जाती है, तो यहाँ पे 70 रुपए ये बेस प्राइस है। इसके बाद जैसे डीएमएफटी ये और टैक्सों की बात कर रहे हैं, इस टैक्स को जोड़ जाड़ कर कहीं ना कहीं एक अमाउंट बैठती है। अब क्या है कि जैसे अगर इसमें स्थिति यह है कि इस अमाउंट के अंतर्गत अगर सपोज करो कि अगर पहाड़ी क्षेत्र में कोई कार्य करता है और इनका कहना है कि भाई पहाड़ी क्षेत्र में जो कार्य करता है तो वो हम लोग वहीं से करके वो हम लोग सिमेंट कर देते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं उनका तो आज भी वही प्रावधान है, ऐसा नहीं है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें ग्रिट लगेगी, जिसके अंदर फाइन सैंड लगेगी, जिसके अंदर डस्ट लगेगी, माने जिसकी क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से ब्लॉक बनते हैं जिसका मतलब
लैब टेस्ट भी होता है कि भाई ये अगर ये चीज लगनी है तो इसमें मटेरियल भी ये लगेगा, वो मटेरियल आता है आपका क्रेशर से, ठीक है। लेकिन होता क्या है बेसिकली कि कहीं मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, माल ले आते हैं इसी तरह से और बाद में उसकी जब माल तो ज्यादा लग गया और रॉयल्टी उसकी कम रहती है, तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता में भी इसमें कमी आ जाती है। और दूसरा क्या है कि सही जो सरकार द्वारा जो उप खनिज बनाए गए हैं या इंडस्ट्री बनाई वहीं से वो माल आए, वहीं से उसकी रॉयल्टी जमा हो जाए तो इनको 5 गुना देना ही नहीं पड़ेगा, ये स्थिति है। अब इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली तो ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है और इसमें हमारी सरकार भी इस विषय में कर रही है कि भाई कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ दूर दराज क्वायरियां हैं या क्वायरियां कम है लेकिन वहां निर्माण कार्य हो रहा है, वो रॉयल्टी कहाँ से लाएंगे, ये स्थिति है। पहले तो ये क्लियर है कि भाई जो है 5 गुना नहीं बढ़ाई है, जो जमा नहीं करेंगे उनको 5 गुना उसका दंड के रूप में देना पड़ेगा। ये समझिए फर्क तो इन्होंने क्लियर कर दिया, इसी बात पे मैं भी बोल रहा था। दूसरी बात, इसमें छोटे और बड़े ठेकेदार का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो गुमराह कर रहे हैं। ऐसा ना हम कह रहे हैं कि थोड़ा स्टडी करके आए आप लोग, छोटे बड़े ठेकेदार का मतलब क्या है। अगर सपोज करो कि मैं खुद अपना मकान बनाता हूँ और बैंक मुझे बोलता है कि आप अपने मकान के बिल लेके आओ। अब मैंने क्या है, सीमेंट का बिल दे दिया, सरिया का बिल दिया, ग्रिड का बिल नहीं दिया। अब ग्रिड का बिल नहीं दिया तो उतना अमाउंट उनको तो बिल पूरा करना है ना कहीं एक कॉलम तो पूरा होगा। उसी हिसाब से एक विभागीय व्यवस्था है कि रॉयल्टी की जो है, जैसे हम लोग जीएसटी पूरी भरते हैं वैसी रॉयल्टी भी प्रत्येक चीज की मांगी जाएगी। तो उसके हिसाब से अगर जो लोग टाइम से रॉयल्टी जमा नहीं करेंगे तो उनको टाइम बढ़ाने वाली स्थिति आएगी, तो उसमें भी हमारी सरकार विचार कर रही है कि साहब इन पे 5 गुना ने इनको टाइम दिया जाए। कुछ ऐसे दूर दराज क्षेत्र हैं जहाँ पे क्वायरी कम है या माइनिंग सेक्टर कम है, पहाड़ी क्षेत्र है और विकास कार्य हो तो उनको अलग, उनके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक समिति के माध्यम से इसमें चर्चा हो रही है, विधायक भी हमारे लगे हैं। लेकिन साहब बाहर के ठेकेदार आ गए, बड़े ठेकेदारों के, उस विधानसभा से ठेकेदार आ जाएंगे, अरे सब उत्तराखंड के, चाहे कुमाऊं के, चाहे गढ़वाल के। हमारी सरकार का उद्देश्य है अब इन बातों पे जाकर के क्योंकि थोड़ा मानसिकता थोड़ा बड़ी रखे, है ना। ये छोटी बातें साहब, ये कहीं ना कहीं है। राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है कमलेश जी, हमारी सरकार ने जो ट्रांसपेरेंट नीति खनन के लिए की है, ओपन टेंडर किए हैं और ओपन टेंडर करने के बाद बेस प्राइस से करीबन 15-20 गुना रेट पे लोगों ने लॉट लिए हैं और उसके बाद राजस्व की प्राप्ति करी है। और जो हमारा लक्ष्य 1000 करोड़ का है उसको भी हम पूरा करेंगे। लेकिन अगर कहीं लूप होल दिखेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं बिल्कुल आप अपना जो टारगेट है, जो लक्ष्य है उसे जरूर पूरा करें, लेकिन इतना असर बाकी जो मध्यम वर्गीय ठेकेदार हैं, छोटे ठेकेदार हैं, उन पर ना हो, ये कोशिश होनी चाहिए। राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात समझना ज्यादा जरूरी। राजेंद्र जी। सर मैं फिर से स्पष्ट करना चाह रहा, जैसे इन्होंने कहा ग्रिड लगेगा, क्रैशर लगेगा, डस्ट लगेगा, वो तो कहीं पे खोद के निकलने वाला सामान नहीं है। वो तो जरूरी बात है किसी न किसी स्टोन क्रैशर से आएगा और जो चीज ठेकेदार खरीद के लाएगा उसमें तो उसको अपने बिल जमा करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ इतनी हो रही है सर कि जहां पे ठेकेदार ने कोई दीवार लगाई वहां पे जो उपलब्ध सामान मिल गया वो मिलता ही है और हमेशा होता है। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ सर, ठेकेदार ने कुछ भी जमा नहीं करना है। ठेकेदार का जब बिल बनता है तो उसकी एक रॉयल्टी शीट बनती है जिसमें डस्ट, ग्रिड, जो कुछ भी उसमें लगा है वो मेंशन हो जाता है। टोटल जितनी अमाउंट आती है उसको जो रेट है गवर्नमेंट का प्रेजेंट, उससे उसे काट के गवर्नमेंट उसे खुद जमा करती है। हमें उससे कुछ नहीं लेना। हमारे बिल में तो रॉयल्टी कट जाएगी, उसकी सिक्योरिटी कट जाएगी। तो फिर ये जो 5 गुना रॉयल्टी की बात आ रही है वो फिर क्या है कि अगर आप वो नहीं जमा करते तो 5 गुना पेनल्टी लगेगी? हाँ, वही बात जो ठेकेदारों की लड़ाई है वही है कि जब आज तक आप अपने आप ही काट के हमें तो आप बची कुची अमाउंट देते हो। बिल्कुल, हमारा टैक्स, सिक्योरिटी काटते हो, इनकम टैक्स काटते हो, जीएसटी काटते हो, लेबर सेस काटते हो, रॉयल्टी काटते हो। अगर अपने फॉर्म उपलब्ध होते हैं जैसे देहरादून में अपने फॉर्म जमा करते हैं, परिवहन फॉर्म बोलते हैं सर, M11 फॉर्म है, परिवहन फॉर्म जीएसटी के साथ मिलता है। अब ये बात हो रही जहाँ पे उपलब्ध नहीं होता, हमने तो कुछ नहीं जमा करना सर, ठेकेदारों ने। हमें तो लास्ट में जो हमारी बिल अमाउंट होती है वो हमारे अकाउंट में आती है। और आजकल तो ट्रांजेक्शन सब ऑनलाइन है, हर हेड में ऑटोमेटिक कट के पैसा जाता है। बात सिंपल इतनी है सर, इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। ठेकेदारों का ये कहना है कि अगर आपका कोई टारगेट है, आपका मिस खनन हो रहा है कहीं पे, आप उन्हें पकड़िए। आपके ओवरलोड ट्रक आ रहे हैं, आप उन्हें पकड़िए। ठेकेदार थोड़ी आपकी 1000 की भरपाई करते हैं सर। ठेकेदार का तो जितना काम होगा,
जितनी रोड ठीक है कमलेश जी, वो तो कह रहे हैं बिल तो पहले भी जमा होते रहे हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ कहाँ क्या क्या निर्माण कार्य हुआ है, और रॉयल्टी तो सरकार पहले ही काट के उनको वापस भेजती जो उनका कमीशन होता है, फिर समस्या कहाँ पर है? मैं राजेंद्र जी की बात का जवाब दूंगा। जैसे सपोज करो कि इन्होंने कहा सैंड हो गया, क्रीट हो गया, डस्ट हो गया, ये तो बाय प्रोडक्ट है, मतलब मैंने एक यूनिट से निकल करके तब इनको लिया जाता है और ये मिलते ही वही है। आपको रोकेंगे कमलेश जी, इसी बीच उत्तराखंड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह, माफ कीजिए पूर्व मुख्यमंत्री की तबीयत बिगड़ी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की तबीयत अचानक बिगड़ी है। भुवन चंद्र खंडूरी की तबीयत खराब हो गई है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद ऋषिकेश एम्स में भर्ती थे। डॉक्टरों की निगरानी में हो रहा है खंडूरी का इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। भुवन चंद्र खंडूरी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हो रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हैं खंडूरी, जिनकी तबीयत बिगड़ गई है। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी की तबीयत खराब, ऋषिकेश एम्स में भर्ती है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। सीने में दर्द की शिकायत को लेकर उन्हें भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी की तबीयत बिगड़ी है। सीने में दर्द की शिकायत के चलते ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की तबीयत बिगड़ी है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में खंडूरी का इलाज चल रहा है। सीने में दर्द की शिकायत के चलते ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की स्पेशल टीम उनकी इलाज में लगी हुई है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हैं भुवन चंद्र खंडूरी, जिनकी तबीयत बिगड़ी है और ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी की तबीयत खराब, ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें भर्ती कराया गया है। स्पेशल डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। और ऋषिकेश से हमारे संवाददाता बसंत कश्यप जुड़ गए हैं। बसंत, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त जो इलाज चल रहा है पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का? देखिए शैलेंद्र, मैं बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री बसंत से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। बसंत की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी
ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराए गए हैं। सीने में दर्द की शिकायत के चलते उन्हें भर्ती कराया गया है। स्पेशल डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराए गए। और वापस हम चर्चा करेंगे देवभूमि के दंगल में जो रॉयल्टी बढ़ाएगी उसी को लेकर हम चर्चा कर, वक्त कम है, सीधे राजेंद्र जी के पास ही आएंगे। राजेंद्र जी, जैसा कि कह रहे हैं कमलेश जी, परेशान होने की बात नहीं है, प्रतिनिधिमंडल आपका मिल चुका है, आश्वासन दिया गया है, बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा। राजेंद्र जी, सारे विधायक भी मिल रहे हैं, विधायक से भी रेस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन समस्या ये है सर कि सचिवालय में ऐसे कौन से नीति निर्धारण हो रहे हैं सर, हमें तो इस बात का दुख लग रहा है। कमलेश जी का कहना है कि जिस क्षेत्र जहां पे निर्माण कार्य हो रहा है उसी क्षेत्र से जो है खरीदारी हो, वो तो सब उनका विषय है, वरना ठेकेदार का तो मात्र इतना कहना है कि भाई हम तो इस चीज को एक बार स्पष्ट और कर लूं अगर आप टाइम देंगे। ठीक है, बस आपके पास लौटेंगे राजेंद्र जी, अपनी बात पूरी कर लें, आपके पास ही आएंगे। राजेंद्र जी सर, ठेकेदार कुछ नहीं चाहता। मैं पहली बात आपको बता दूं कि ठेकेदार कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है सर, वो तो काम करेगा, उसको तनख्वाह भी नहीं मिल रही, वो काम करेगा तब उसे रोजी रोटी मिलेगी। और ठेकेदार भी दो प्रकार के होते हैं सर, एक ठेकेदार है जो ठेकेदारी करता है रोजगार के लिए, एक ठेकेदार है वो ठेकेदारी करता है बिजनेस के लिए, जो बड़े ठेकेदार होते हैं। और उत्तराखंड में जहां तक ठेकेदारी का सवाल है सर, प्लान में बड़े बड़े कमीशन बन गए, प्लान कैसे रुके कैसे हटे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस ठेकेदारी से पूरा पहाड़ का प्लान रोका हुआ है उन ठेकेदारों के ऊपर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कमलेश जी आपके पास आएंगे। ठेकेदारों का यह भी कहना है कि जो पट्टा धारक हैं, जो खनन क्षेत्र के जो खनन के पट्टा धारक हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, उनकी जिम्मेदारी को ठेकेदारों के ऊपर थोपा जा रहा है, ये भी आरोप है। नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा कि कार्य क्षेत्र का हिसाब, कार्य क्षेत्र का मतलब है कि जैसे सपोज करो कोई नदी है, उस नदी के बगल में ब्लॉक बनने हैं, लेकिन उस नदी से आप माइनिंग नहीं कर सकते हो लीगली, क्योंकि वो पर्यावरण के अंतर्गत अपनी जो एनजीटी ने वहां पे रोक लगा रखी है। अब आपने क्या करना है, आप बाहर से अगर माल खरीदते हो, वो माल आपको 110 रुपए 20 रुपए क्विंटल विद रॉयल्टी मिल रहा है, बोल्डर, क्योंकि नदी के अंदर आरबीएम माने रिवर बॉर्न मटेरियल और बोल्डर मतलब जो पत्थर होते हैं वो पाए जाते हैं। उस कंडीशन के अंदर क्या है कि वो व्यक्ति अगर वहां से उठा करके, उसको बोल्डर वहां से नहीं उठाना है, फिर उसको खरीदना है किसी स्टॉकर से। ये स्थिति है माने तराई वाले क्षेत्र के लिए। अब वो स्टॉकर से खरीदेगा तो उसके लिए उसको क्या लगाना पड़ेगा, उसमें रवाने चाहिए होंगे। तो भाई आपने कहां से खरीदा माल, वो बोलेगा साहब मैंने तो स्टॉक से खरीदा। लेकिन कमलेश जी, सारे बिल तो लगा ही रहना, सारे बिल वो सबमिट करेगा और बिल का जो रॉयल्टी है वो तो सरकार काट के उसको वापस कमीशन देगी ना। ठेकेदार कमीशन तो तभी मिलेगा, सरकार रॉयल्टी काट लेगी। नहीं, उद्देश्य खाली रॉयल्टी काटने का तो है, लेकिन आप एक चीज देखिए, अगर जो इनलीगल माइनिंग हो रही है या अन्य लोग, बिल्कुल इलीगल जो माइनिंग हो रही है उसको रोक लगाने का सरकार काम है, सरकार को उस दिशा में काम करना चाहिए, ना कि ठेकेदारों के ऊपर बोझ डाले। अब उम्मीद करते हैं इस चर्चा के बाद कि सरकार कुछ जरूर ऐसा कदम उठाएगी ताकि जो बीच का रास्ता निकले और ठेकेदार अपना धरना प्रदर्शन कम करें, क्योंकि समय कम है। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तराखंड के देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, ठेकेदारों का जो लगातार प्रदर्शन जारी है, अब कब ये खत्म होगा, सरकार कब मानेगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।